धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान और मेरे साथ हैं धाकड़ खबर न्यूज़ चैनल के पॉलिटिकल एडिटर जनाब अनीस अहमद खान साहब। सियासत की बात अनीस अहमद खान के साथ के ताज़ा एपिसोड में आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। आज स्टूडियो में नहीं है, न्यूज़ रूम में नहीं है, बाहर है बिल्कुल ओपन। आपको एक खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। बाहर में जब से दिल्ली में बारिश हुई है तो आसमान भी थोड़ा खुला खुला है, धुला धुला है और धूप में भी चमक है। फूल पत्ती पेड़ जो है वो भी धूल मिट्टी से आज़ाद है, पोल्यूशन फ्री है। बात करना चाहते हैं भारत रत्न सम्मान को लेकर। 3 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। एक शख्सियत के बारे में मैं आपके सामने बात कर चुका हूँ, प्रणब मुखर्जी के बारे में। बची 2 शख्सियत, भूपेन हजारिका को दिया गया है, उस पर भी बात नहीं करूँगा आज। लेकिन आज एक, जैसा मैंने आपसे पहले खबर में कहा था, मैं बात करना चाहता हूँ नानाजी देशमुख को। क्या नानाजी देशमुख वाकई में भारत रत्न के हकदार थे? नंबर 1 खबर का पूरी चर्चा में ये रहेगा। दूसरा, नानाजी देशमुख हैं कौन? क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, मुझे नहीं लगता कि वो नानाजी देशमुख वगैरह को जानती होगी, तो उनको याद दिलाया जाए, उनको बताया जाए कि यार नानाजी देशमुख की क्या उपलब्धि रही है। इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। पहले मैं जानना चाहता हूँ सर कि नानाजी देशमुख क्या वाकई में हकदार थे भारत में? भाई देखिए, इसके पहले आप ये देखिए कि जो भारत रत्न मिला है 2 लोग जो हैं वो भाजपा के। अब भाजपा हो गई, लेकिन नानाजी देशमुख के ज़माने में भाजपा नहीं थी, वो जनसंघ के भारतीय जनसंघ के थे। और उनको जब जनता पार्टी बनी ना, उस वक्त उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है, जनता पार्टी बनाने में। तो उस वक्त के लिए बीपी सिंह वगैरह उनको चाणक्य कहा करते थे। पूरी हिस्ट्री में जो लोग उस जमाने के वो जानते हैं कि उनको राजनीति का चाणक्य कहा गया था। बहुत ही शूड आदमी। ये बेसिकली RSS के RSS में आई है, तो ब्राह्मण है। ये भी आप एक बात और की, तीनों ही ब्राह्मण हैं। प्रणब मुखर्जी तो है ही, नानाजी देशमुख भी ब्राह्मण है। इनका नाम पूरा है, आप देखिएगा, मुझे जरा क्योंकि नाम बड़ा टिपिकल सा है इनका, तो मैं आपको बता दूंगा। चंद्रिका दास अमित राय देशमुख। बाप रे, इतना लंबा चौड़ा नाम है। ये महाराष्ट्रियन है। बाद में इनको नानाजी कहा, नानाजी देशमुख इनको लिए जोड़ दिया गया। तो ये RSS के हैं, इस वजह से मिला बस नहीं, जनसंघ। और ये तो बिल्कुल सही है कि संघ के दबाव के बाद इनको दिया गया। ये RSS की एक बहुत बड़ी गुट जो सावरकर वाला गुट है। RSS में इस वक्त 2 गुट हैं, एक सावरकर का है, एक वैसा गुट है दूसरा जो कि थोड़ा सा लिबरल है, गोलवलकर वाला ने कहिए, जो कि एक ग्रुप है, लेकिन एक सावरकर का ग्रुप, एक हार्ड लाइन है, एक सॉफ्ट लाइन है। तो उस ग्रुप के मानने वाले थे। ये संघ में आए, हार्ड लाइनर थे। हार्ड लाइनर है। तो हार्ड लाइनर को भारत रत्न दे रहे हैं। उन्हें कौन सा देश की क्रांति में ऐसा काम कर दिया? अब ये तो सोचने की बात है कि किसने क्या किया है। भारत रत्न की वैसे आप अगर उस पे जाएंगे वेबसाइट पे, तो भारत रत्न किन को मिलना चाहिए, उसमें पॉलिटिशियन कहीं नहीं है। ये भी एक अच्छी चीज बता रहे हैं, इसको सुनिए। उसमें पॉलिटिशियन नहीं है। उसमें स्पोर्ट्समैन, संगीतकार, अभिनेता, इस तरीके के लोगों के नाम हैं। और अभी तक उन लोगों को कम अवार्ड मिले हैं। खिलाड़ियों में जब बड़ा हंगामा हुआ था कि सचिन तेंदुलकर को मिल गया, लेकिन वो हकदार थे क्योंकि वो खिलाड़ी थे, वर्ल्ड रेनाउंड क्रिकेटर थे, उनको मिला है। अभी ध्यानचंद को नहीं मिला। नानाजी देशमुख को तो संघ के दबाव में दिया गया है, क्योंकि ये संघ के ज़्यादा करीब मत थे, वो संघ से ही पैदा हुए थे। इनको संघ से यूपी भेजा गया था बहुत पहले। बहुत ये सिर्फ दबाव, रोक रहा हूँ आपको, फिर दूसरी चीज़ पे चलिए। ये सिर्फ दबाव है या संघ में जो मोदी जी की ज़मीन खिसक रही है और संघ के अंदर जो नाराजगियां बढ़ रही हैं, रोज़ बरोज़ सामने आ रही हैं, हम लोग कई खबरों में दिखा चुके हैं। और सर तो आपके सामने कई ऐसे बड़े खुलासे कर चुके हैं, हमने देखा है। धाकड़ खबर पड़े ही छोटा चैनल हो, लेकिन हम लोगों ने जो खुलासे किए उसके बाद बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल उन पर डिबेट्स करते नजर आए। आप आज देखिए, वरुण गांधी चर्चा में हैं, बड़े बड़े अखबार छाप रहे हैं जी। गडकरी सबसे पहले हम लोगों ने एक्सपोज किया था जी। RSS में 2 फाड़ है। हम लोगों ने, हमारे पुराने जाके देख लीजिए, बुलेटिन देख लीजिए। हम लोग सोच भी रहे किसी दिन उनको बना के पूरा का पूरा कैटेगराइज करके सामने, लेकिन ये संघ के दबाव में यहाँ आए। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। संघ को खुश करने के लिए जो नाराजगी बढ़ रही है, चलो भाई एक भारत रत्न दे देते हैं, संघ के लोग खुश हो जाएंगे। ये मान सकते हैं आप। लेकिन नानाजी देशमुख का वैसे एज इट इज कोई ऐसा योगदान नजर नहीं आता है, क्योंकि वो हार्डलाइनर थे। उनके बारे में तो आपके जो बलराज मधुक हैं, जनसंघ के प्रेसिडेंट भी रहे, उन्होंने अपनी किताब जिंदगी का सफर के 3 पार्ट होंगे, और ये बिल्कुल नहीं मिलते, मार्केट में नहीं मिल रहे। उसके कर दी जाती है ऐसी चीजें। पेज नंबर 25 पे बलराज मधुक ने लिखा है कि मुझे अटल और नानाजी देशमुख की
चारित्रिक दुर्बलताओं के का ज्ञान हो चुका था। जगदीश प्रसाद माथुर ने मुझसे शिकायत की थी चारित्रिक दुर्बलता यानी कि उनके कैरेक्टर जो है क्या क्या कमियां हैं उनके। कौन रहा? बलराज मधु। ये ध्यान दीजिए, देखिए ये किताबें आपको मार्केट में मिल नहीं पाएंगी। उन्होंने 30 राजेंद्र प्रसाद रोड के को जहाँ ये रहते थे, माथुर भी रहते थे वहीं उसी में, और ये आपके बलराज ये दोनों लोग रहते थे, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, इसको व्यभिचार का अड्डा बना रखा है। ये कितना बड़ा खुलासा खुद क्या नाम है उनकी पार्टी के जनसंघ के प्रेसिडेंट, जनसंघ के प्रेसिडेंट जो कि मुखर्जी के जो इनके वो है श्याम प्रसाद मुखर्जी के प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। जी बहुत बड़ी बात है। अपने दिल्ली से चुनावी लड़ते थे, व्यभिचार का अड्डा बना रखा है। नई दिल्ली से रखते थे, इनके ऊपर चार्ज लगा था। नानाजी देशमुख के ऊपर तो दीनदयाल उपाध्याय के ये शिकायत दीनदयाल उपाध्याय की है। दीनदयाल उपाध्याय के मर्डर में भी इनके नाम आए हैं कई बार, जैसा कहा जाता है। लोग कहते हैं सोशल मीडिया में आजकल बड़ा वायरल हो रहा है कि इनके हाथ की घड़ी जहां उनकी लाश मिली है दीनदयाल उपाध्याय जी की स्वर्गीय, तो उनके लाश के पास मिली है और इनसे उनका एक टकराव था। अच्छा, था। और एक चीज़ और है इसमें, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि उनकी इंक्वायरी में सुब्रमण्यम स्वामी जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो एक लेटर लिखा कि आप है और अब दीनदयाल उपाध्याय की मौत की जांच होना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है और इस पे देखिए ध्यान देने की जरूरत है, समझने की आपको जरूरत है। जी, उसको रुकवाया गया। तो जो कहा जाता है कि उसमें अटल जी और नानाजी देशमुख का हाथ था। जो इंक्वायरी कांग्रेस के ज़माने में भी नहीं हुई, क्योंकि इनका जो मर्डर हुआ था वो कांग्रेस के ज़माने में हुई थी। मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर लाश पड़ी मिली थी। उसके बाद अब तक जो हुआ है इनका वो नहीं होने दी। कैरेक्टर पे सवाल है, एक हत्या मामले में, मौत के मामले में, और वो भी क्या नाम है दीनदयाल उपाध्याय की मौत के मामले में इन पे सवाल है, इनकी घड़ी सवाल है जांच का विषय है जी। लेकिन फिर भी इनको भारत रत्न दे दिया गया। अब ये तो साहब देखिए, जिसकी सरकार है भारत रत्न तो ऐसे बता है कि जैसे अब लोग सवाल करते प्रणब जी को क्यों दिया गया। अब भारत रत्न मिल गया तो भारत रत्न हो गए, क्यों दिया गया। बाबा रामदेव कह रहे हैं मुझे क्यों नहीं दिया। उन्होंने भी कह दिया कि सन्यासी को मिलना चाहिए। सन्यासी का मतलब उन्होंने तो ये कह दिया, मोदी जी की बात लगा दी कि 70 साल में किसी सन्यासी को नहीं मिला। तुम ही दे देते, आप भी मुझे दे देते। वो तो बड़ी सेवा कर रहा है, बीजेपी की, इनकी सबकी सेवा कर रहा है। देश की विदेशी कंपनियां भगाने पे तुले पड़े हैं, देश का कितना पैसा बचा है। तो ये है। और जो नानाजी देशमुख का है, इनकी आखिर में पार्टी से काफ़ी दूरी हो गई थी और इतने नाराज हो गई ये सब छोड़ के। क्या सिर्फ सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना करने वाले नानाजी देशमुख को इस वजह से मार दिया गया? भाई ये इन्होंने जो RSS के ये सरस्वती शिशु मंदिर नारायण जी ने स्थापित जरूर किया पहला, लेकिन बैकग्राउंड पूरी की पूरी बैकग्राउंड RSS ने प्रोवाइड की थी। RSS के पास इतनी फंडिंग कहाँ से आती है, ये भी एक सोच का विचार है। कोई बताता ही नहीं, कोई बताता ऑडिट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है। और अगर इस पर बात की जाए और कहा जाए तो लोग कहेंगे नहीं तुम्हारी तो आदत है कि तुम इन बातों को कह देते, तुम तो देशद्रोही का नारा मेरे ऊपर लगेगा और आपके ऊपर तो लग ही जाएगा कि आप देशद्रोही हैं। तो शिशु मंदिर की स्थापना इसलिए की गई थी, वो बिल्कुल क्लियर है कि हम बच्चों को अपनी मदरसों की तर्ज पे, चूँकि मदरसे थे और ये गोरखपुर में थे, जो आपके नानाजी देशमुख को यूपी में जो RSS की स्थापना हुई पूरी तरीके से आज़ादी के पहले सन 1950 वगैरह में पूरी जितनी शाखाएं 200 से ऊपर शाखाएं नानाजी देशमुख ने ही रखी। इनका ही काम है, सबसे बड़ा काम जिससे इनको हो सकता मिलाओ। और इसके अलावा ये सब जो उन्होंने किया, और जब इमरजेंसी लगी तो नानाजी देशमुख जेल नहीं गए थे। ये बीजेपी RSS के जो मुखपत्र थे उनको निकालते थे और मदद करते थे इन लोगों की। इसी के बाद इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया, जयप्रकाश नारायण के पास चले गए, जयप्रकाश नारायण के साथ रहे, क्योंकि उस वक्त जनता पार्टी बनी थी। मैं तो समझता यही हूँ कि RSS को जो स्वीकार्यता जेपी ने अपने बगल में बैठा के दी है, यहीं से तो उभरना शुरू हुआ। नहीं, गांधी जी की हत्या की बात तो लोग उसमें बहुत बड़ा हाथ इनका है। RSS को करीब ले जाना जेपी तो बहुत
सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ थे। नानाजी देशमुख का ही बहुत बड़ा प्रयास था और इसके बाद इन्होंने जनता पार्टी बनाने में, सब दलों को मिलाने में इन्होंने बड़ा योगदान था। तो इनको उस जमाने में वीपी सिंह वगैरह कई लोग चाणक्य उपाधि। सवाल और थोड़ा सा और कुछ जी, दीनदयाल उपाध्याय के मुकाबले नानाजी देशमुख को चुनना भारत रत्न के लिए, इसे कैसे देखते हैं? भाई ये तो देखिए ना, दीनदयाल उपाध्याय की बात है, वो भी इतना बड़ा कोई उन्होंने देश के लिए काम नहीं किया था, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई की उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने वो किया है, इसकी एंटी की है कि आज़ादी की लड़ाई में उनकी किताबें भी, उनके लेख भी हैं, क्योंकि चूंकि वो जनसंघ के प्रेसिडेंट थे, तो जनसंघ का ही एक और प्रेसिडेंट बलराज मधोक वो सारी चीज़ें लिख भी रहा उन लोगों के। दीनदयाल के करेक्टर को, दीनदयाल उपाध्याय जी के करेक्टर को उन्होंने कोई बात नहीं कही ऐसी, लेकिन ये तो बताया कि विवाद था दोनों का। और एक चीज़ अब ये थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहता हूँ, थोड़ा खबर के आखिरी हिस्से की तरफ पूछते हैं। नानाजी देशमुख को अगर आप परिभाषित करें तो कहाँ से वो आए, कब उभरे, कैसे यहाँ तक पहुँचे? वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, महाराष्ट्र के हैं और इन्होंने आरएसएस ज्वाइन की, देख के आरएसएस कर ली की है जो, उसकी बहुत कोई हिस्ट्री नहीं है। आरएसएस ज्वाइन करने के बाद इनको उसी में लग गए, तो इनको वहाँ से उत्तर प्रदेश भी आरएसएस की जिम्मेदारी। जनसंघ में कब पहुँचे? आरएसएस जब ये आरएसएस देखो ऐसा हुआ कि जब ये हुआ, पहले आरएसएस का ये था कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन बाद में इन्होंने महसूस किया कि पॉलिटिकल पार्टी हमारी होना चाहिए। तो गोलवालकर जी के ज़माने में, गोलवालकर जी सरसंघ चालक, उनके ज़माने में आरएसएस ने एक जनसंघ की स्थापना की, क्योंकि बहुत जोर पड़ा हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी भी जोर लगाने वाले थे, ये आपके अपने आडवाणी जी भी, कई बड़े नेता जो कह रहे थे कि नहीं, राजनीति में आना चाहिए, तो वो बनाएगी। नारा लगता था भारतीय जनसंघ, सरकार चलाना खेल नहीं। हाँ, भारतीय जनसंघ नारा लगता था। हाँ, भारतीय जनसंघ जिनका दिया होता था। हाँ, इसलिए मैं खेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं, ऐसे कुछ नारे लगते। और जब हार जाते थे तो ये नहीं नारा, देखो तो देखो ये दिया बुझ गया, भाई भाई ऐसे नारे भी लगते थे। अच्छा चलिए, एक चीज़ अब आखिर में मैं समझना चाहता हूँ जी, तो कुल मिला के अगर हम ये कहें कि अब जिसकी हुकूमत है जी, वो अपने चहेते अच्छे हों बुरे हों, देश हित में क्या किया क्या नहीं किया, उसे भारत रत्न दे सकता है। अगर भारत रत्न का जो कायदा है देने का, तो जो बना हुआ पूरा, उसमें तो किन लोगों को देना चाहिए, उन लोगों को तो बहुत कम भारत रत्न मिला है। अब लता मंगेशकर और इन लोगों को, और बिस्मिल्लाह खां, इन लोगों को भारत रत्न मिला। या अगर कहे अब्दुल कलाम पॉलिटिशियन तो थे नहीं, राष्ट्रपति हो गए थे। वो उनके राष्ट्रपति को कभी हम आपको किस्सा बताएंगे तो आपको भी हंसी आती है। जब उनका नाम हुआ तो उनको ढूंढना पड़ा कि वो कहाँ है, तो पता चला कि कहीं कर्नाटक में, साउथ में किसी होटल में सो रहे हैं। अब उनसे कहा गया कि क्योंकि उस परमिशन लेना पड़ती है, जिसका नाम हो उससे पूछना पड़ता है कि भाई आप प्रेसिडेंट बनेंगे तो नहीं बनेंगे, तो पता लगा कि उनके पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं। तो अटल जी ने वहाँ के कलेक्टर से कहा कि उनको जब वो जागे तो उनको फ़ोन दे के मेरी बात कराई। अब बताइए, ऐसा आदमी फक्कड़ आदमी, तो उसको भारत रत्न, और मिसाइल मैन था। आज भारत की जो कुछ किया तो उनको दिया जाना था, उसको सराहना करनी चाहिए। लेकिन तो अब आपको कहेंगे वो पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन तो इस बार पता नहीं किस किस को दे दिया। खैर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बताया, नानाजी देशमुख की पर्सनालिटी के बारे में बताया, उनके विवाद के बारे में बताया और तमाम चीज़ों के बारे में बताया। बने रहिएगा धक्कड़ खबर के साथ। ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलझते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें इजाज़त।